Hello everyone, I'm Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. And I'm going to discuss about UPPSC Dental Surgeon Exam Paper 2023 Part 2. Before that, please like and subscribe my channel and please click on the bell icon to get the notification. Now let's start. Von Ebner's glands हैं. ऑप्शंस हैं पोस्टीरियर लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, पोस्टीरियर लिंगुअल सीरस ग्लैंड, ग्लॉसोपैलेटाइन ग्लैंड्स एट एपेक्स ऑफ द टंग. तो वॉन एबनस ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? वॉन एबनस ग्लैंड्स जो होती है वो पोस्टीरियर सीरस ग्लैंड्स होती हैं और ये लोकेटेड होती है बिटवीन द मसल फाइबर ऑफ द टंग एंड बिलो द सर्कमवैलिड पैपिले. ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है. यहाँ पे ये सर्कमवैलिड पैपिले और उसके बिलो प्रेजेंट होंगे वॉन एबनस ग्लैंड और इनकी ओपनिंग जो डक्ट की होती है ट्रव ऑफ वैलिड पैपिले एंड एट द रूडिमेंट्री फोलिएट पैपिले ऑन द साइड ऑफ द टंग. ओके, तो वॉन एबनस ग्लैंड्स क्या है? पोस्टीरियर लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पेक्ट? ऑप्शंस है सिंगल फोटोन emission computerized tomography, single photon ejection computerized tomography, single pixel emission computerized tomography और D none of the above. तो SPECT क्या होता है? It is a single photon emission computed tomography. इसमें क्या होता है कि it involves the use of radionuclides injected इंट्रावीनसली. ओके, ये आपको यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है. इंट्रावीनसली जो है रेडियो न्यूक्लियोइड जो है वो इंजेक्ट करते हैं बॉडी में टू प्रोड्यूस द 3D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गामा रेज जो कि इमिटेड बाय द रेडियो न्यूक्लियाई एंड गिव फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गन. ये मॉनिटर कब करते हैं? लाइक ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक सीजर एंड ट्यूमर, कार्डियक कंडीशन लाइक स्ट्रोक and bone disorder like tumor of spinal. Okay, so what is the full form of SPECT? Single photon emission computerized tomography. Next question है ophthalmic artery is a branch of which of the following artery? ophthalmic artery जो है internal carotid artery की branch होती है. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो डिवाइड होता है इनटू 7 सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिया थ्रू विच इट्स पासेस. तो कहाँ से पास होती है? सर्वाइकल यानी कि C1, पिक्ट्रस C2, लेसरम C3, कैवर्नस C4, क्लिनॉइड C5, ऑप्थेल्मिक C6 एंड कम्युनिकेटिंग सेगमेंट C7. तो यहाँ से ये पासेस होती है और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये 7 सेगमेंट में डिवाइड होती है और इनके थ्रू इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं. तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो इनमें से किसकी ब्रांच है? C6 यानी कि ऑप्थेल्मिक की. ठीक है, इसका निमोनिक क्या होगा? VIPs कॉमा. तो ये आपको याद रखना है. ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. The central cells in granular cell ameloblastoma shows cytoplasmic granules are aggregates of. तो इनके ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन, राइबोसोम एंड लाइसोसोम्स. तो ग्रेनुलर सेल्स जो होती हैं इन ग्रेन्यूल सेल अमीलोब्लास्टोमा तो क्या होता है? ये लाइसोसोमल एग्रीगेट्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम और रिलेटेड प्रोटीन के कारण. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिक सिस्टम. ऑप्शन है कास्टेबल ग्लास सिस्टम, कंपोजिट रेजिन सिस्टम, लाइट क्योर ग्लास एनोमस सिस्टम, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कैडकैम सिस्टम. तो सेरिक सिस्टम जो है वो क्या है? फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कैडकैम सिस्टम. तो इसका फुल फॉर्म होता है सेरिक का चेयर साइड इकोनॉमिकल रेस्टोरेशन ऑफ एस्थेटिक सेरामिक.
It is a method of creating dental restoration at the dental office for creating crowns, inlays, onlays and veneers. Okay. Next question है pre-surgical preparation of skeletal class 3 cases often required. Options are extraction of mandibular first premolar, extraction of maxillary second premolar, extraction of maxillary first premolar और none of the above. तो क्लास 3 मॉल ऑक्लूजन जो है इट मीन्स मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म इन रिलेशन टू मैक्सिला और क्रेनियल बेस. तो क्लास 3 मॉल ऑक्लूजन इज ट्रीटेड विद द मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलार एक्सट्रैक्शन. ओके. तो इसका आंसर क्या होगा? प्री सर्जिकल प्रिपरेशन ऑफ अ स्केलेटल क्लास 3 केस ऑफन रिक्वायर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलार फॉर द provide the space needed to correct the overjet and overbite to intercuspation. Next question है which of the following is the most difficult impaction of a third molar teeth? Options are partially impacted tooth, vertically impacted tooth, distriangular impacted tooth और mesioangular impacted tooth. तो जो इम्पैक्शन होता है उसका क्लासिफिकेशन जो है 3 बेसिस पे होता है. फर्स्ट होता है इम्पैक्शन डेप्थ पे डिपेंड करता है, जो ये क्लासिफिकेशन दिया था पैलन ग्रोगरी ने. रैम्स रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, जो कि क्लासिफिकेशन दिया था पैलन ग्रोगरी ने. और एंगुलेशन का क्लासिफिकेशन दिया था विंटर ने, इसलिए इसे विंटर्स क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू एंगुलेशन वर्टिकल, मेसोएंगुलर, हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रायंगुलर, बक्कोलिंगुअल और अदर्स, ये इसके ऑप्शंस होते हैं. तो जो डिस्ट्रायंगुलर होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना. ओके. और अगर देखा जाए पैलन ग्रोगरी ने जो क्लासिफिकेशन दिया था इम्पैक्शन डेप्थ के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि चेक किया जाता है कि इम्पैक्शन कितनी डेप्थ तक है, यानी कि जो टूथ है वो कितने अंदर तक, कितनी डेप्थ में प्रेजेंट है. अगर वो डेप्थ ज़्यादा नहीं होगी, अगर डेप्थ पे डिपेंड करता है. अगर ऑक्लूजल लेवल पूरा शो हो रहा है तो इट मीन्स लेवल ए. अगर ऑक्लूजल लेवल हाफ शो हो रहा है इट मीन्स लेवल बी. और लेवल सी में ऑक्लूजल लेवल जो है वो दिखाई नहीं देता है, ऊपर गम्स होते हैं, इसलिए तो होगा लेवल सी. और जो ये जो है लेवल सी जो है डिफ़िकल्ट टू रिमूव. ओके. नेक्स्ट होता है रेमस रिलेशनशिप, जो कि दिया था क्लासिफिकेशन पैलन ग्रोगरी ने. तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सेकेंड मोलर टूथ और रेमस के बीच के स्पेस पे ये क्लासिफिकेशन जो है बताया गया है. तो क्लास 1 में क्या होता है कि जो सेकेंड मोलर है और रेमस के बीच में सफिशेंट स्पेस हो कि जो इम्पैक्टेड टूथ है वो शो हो रहा है, तो वो होता है क्लास 1. अगर सेकेंड मोलर और रेमस के बीच में स्पेस जो है वो कम हो और शो ना हो रहा हो टूथ, तो वो होता है क्लास 2. और अगर सेकेंड मोलार और रेमस के बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना हो और जो इम्पैक्टेड टूथ है वो एकदम बोन में हो, तो वो होता है क्लास 3, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है रिमूव होने में. तो एंगुलेशन में आपको बता दिया, डिस्टो एंगुलर डिफ़िकल्ट होता है, और बाकी क्लासिफिकेशन में भी मैंने बता दिया है आपको. तो डिस्टो एंगुलर इम्पैक्टेड टूथ जो है डिफ़िकल्ट इम्पैक्शन ऑफ द थर्ड मोलार टीथ. एक्शन ऑफ लैटरल टेरिगॉइड मसल्स is options are elevation and protrusion of the mandible, depression and retraction of the mandible, depression and protrusion of the mandible and elevation and retraction of the mandible. तो ये होता है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. कौन कौन सी होती है? मैसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगॉइड एंड लेटरल टेरिगॉइड. तो जो मैसेटर, टेम्पोरलिस और मीडियल टेरिगॉइड है ये एलिवेट करवाते हैं मैंडिबल को और प्रोट्रूड कराते हैं. डिप्रेशर लेटरल टेरिगॉइड बस एक मसल है जो डिप्रेशन कराती है मैंडिबल का और प्रोट्रूजन कराती है. बाकी जो तीनों मसल्स हैं वो एलिवेशन करवाती हैं मैंडिबल का और प्रोट्रूजन करवाती हैं. ओके. तो इसका आंसर क्या होगा? एक्शन ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल इज डिप्रेशन एंड प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोटॉक्सिन ऑफ डिप्थीरिया एक्ट्स ऑन विच पार्ट? ऑप्शंस आर प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल. तो एक्सोटॉक्सिन्स है प्रोड्यूस्ड किससे होते हैं? बाय द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, जो कि कॉजेटिव एजेंट होता है डिप्थीरिया का, और ये एक्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस पे. तो ये क्या करते हैं एक्चुअली इनहिबिट कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को
जिसके कारण सेल डेथ हो जाती है और टिश्यू डैमेज हो जाता है, ठीक है। और ये सभी सिम्टम्स किसके हैं? डिप्थीरिया के। तो एक्सोटोसिन ऑफ डिप्थीरिया एक्ट ऑन विच पार्ट? प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट फीचर एसोसिएटेड विथ अ रेडिकुलर सिस्ट। तो कांस्टेंट फीचर रेडिकुलर सिस्ट का क्या है? ऑप्शंस हैं नॉन वाइटल टूथ, एन इम्पैक्टेड टूथ, हेल्दी टूथ और मिसिंग टूथ। तो जो नॉन वाइटल टूथ है इट इज़ द कांस्टेंट फीचर ऑफ रेडिकुलर सिस्ट, क्योंकि इसमें पल्प का इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके कारण जो है ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि ये नॉन वाइटल स्टेटस में पहुंच जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण होता है और पेरियपाइकल रीजन में ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे रेडिकुलर सिस्ट और पेरियपाइकल सिस्ट भी कहते हैं। तो कांस्टेंट फीचर एसोसिएटेड विद द रेडिकुलर सिस्ट इज नॉन वाइटल टूथ। Re-establishing the former outline of root surface is options are physiologic repair, functional repair, hyperplasia या anatomic repair। तो re-establishment former outline of the root surface is anatomic repair। तो इसका आंसर होगा anatomic रिपेयर। क्यों होता है ये एनाटॉमिक रिपेयर रिस्टेब्लिशमेंट? क्योंकि इसमें जो है वो सीमेंटल रिजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा नहीं होता है और रूट आउटलाइन जो है वो रीस्टैब्लिश हो जाती है, तो इसलिए इसे एनाटॉमिक रिपेयर कहते हैं। जबकि फंक्शनल रिपेयर में क्या होता है कि सीमेंटल रिजॉर्प्शन जो है या डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो रिपेयर है वो ईजिली नहीं हो पाता और जो उसका एनाटॉमिक कंटूर है वो पहले की तरह नहीं हो पाता है। इसलिए फंक्शनल रिपेयर में क्या होता है वो फंक्शन तो इम्प्रूव हो जाता है उसका रिपेयर के बाद, बट जो एनाटॉमिक कंटूर है वो वापस से नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए फंक्शनल रिपेयर में एनाटॉमिक कंटूर नहीं होता। जबकि अगर रीस्टैब्लिश हो रहा है इट मीन्स एनाटॉमिक रिपेयर हो रहा है। Cat's classification of malocclusion is based on options are deciduous second molar relationship, premolar relationship, incisor relationship, molar relationship। तो इसका आंसर होगा प्रीमोलार रिलेशनशिप। कैट्स क्लासिफिकेशन जो है मालोक्लूजन का किस पे बेस्ड होता है? प्रीमोलार रिलेशनशिप पे। तो जो इसको ये 3 में डिवाइड 3 क्लासिफिकेशन दिया गया है, प्रीमोलार क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। The shallow liner depression on the tooth surface is known as options are fossa, groove, sulcus and pits। तो इसका आंसर होगा ग्रूव। आपको ये शो हो रहा है डेवलपमेंटल ग्रूव को प्राइमरी ग्रूव भी बोलते हैं। जो रेड लाइन जो शो हो रहे हैं ये डेवलपमेंटल ग्रूव है और सप्लीमेंटल ग्रूव जो ब्लू लाइन से शो हो रहे हैं। तो जो डेवलपमेंटल ग्रूव है वो शैलो ग्रूव होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द प्राइमरी पार्ट्स और लोब ऑफ द क्राउन और रूट। और सप्लीमेंटल ग्रूव जो है ये शैलो लाइनर डिप्रेशन होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टूथ, ओके। और जो बक्कल या लिंगुअल ग्रूव होते हैं ये बक्कल साइड एंड लिंगुअल साइड प्रेजेंट होते हैं ऑफ द टूथ, ओके। तो शैलो लाइनर डिप्रेशन ऑन द टूथ सरफेस इज नोन एज ग्रूव। Bone can be induced to grow at surgically created sites by the method called। तो बोन जो है अगर वो फिर से इंड्यूस होके ग्रो हो रही है सर्जिकल साइट पे तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं बोन वैक्स, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या ऑस्टियोजेनेसिस। तो इसका आंसर होता है डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। तो डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है? Dissection osteogenesis is the method of inducing bone to grow at surgical created site। तो इसमें क्या होता है ये पिक्चर में आपको शो हो रहा है डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इस मीन्स लेंथनिंग ऑफ द बोन। ये मैक्सिला में एक्सपांशन शो हो रहा है और ये मैंडिबल में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेंथनिंग शो हो रही है। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर सॉफ्ट टिश्यू में इंसीजन दिया जाता है, देन ऑस्टियोटॉमी की जाती है, इट मीन्स बोन को कट किया जाता है। फिर वहाँ पे फिक्सेशन ऑफ डिस्ट्रैक्टर फिक्स किए जाते हैं, वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, डिस्ट्रैक्टर डिवाइस फिक्स किए जाते हैं और फिर उसके बाद उसे वापस से जहाँ इंसीजन दिया था उसे सूचर कर दिया जाता है। देन आता है लेटेंसी पीरियड फेज आता है। इसमें क्या होता है कि लेटेंसी पीरियड फेज जो है 3 to 7 डेज़ का होता है। लेटेंसी पीरियड जो है वो कहलाता है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो
इतने दिन के लिए कि क्या प्रोसेस हो रही है। ओके, नेक्स्ट होता है लेटेंसी पीरियड के बाद जब 7 डेज़ हो जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट हो जाती है और ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्टर डिवाइस लगाए गए हैं सॉरी, ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बोन को पुल करते हैं और फिर इसके बाद जब डिस्ट्रैक्शन वाला फेज़ हो जाता है तो कंसोलिडेशन फेज़ आता है जिसमें जो कि होता है 6 to 8 वीक्स का, जिसमें जो बोन जो डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है वहाँ पे बोन फिर से इंड्यूस होती है और वो ग्रो होती है, यानी कंबाइंड हो जाती है, वो दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं बोन्स नई बोन ग्रोथ के बाद। तो ये कहलाता है कंसोलिडेशन प्रोसेस जो कि 8 वीक्स के लिए होती है, 8 वीक्स की होती है। ओके, देन फिर रिमूव कर दिए जाते हैं डिस्ट्रैक्टर डिवाइस एंड देन रिमॉडलिंग। ओके, तो बोन कैन बी इंड्यूस टू ग्रो at surgically created site by the method is called distraction osteogenesis. The chemical used to each enamel is option है phosphoric acid, methyl methacrylate, eugenol, zinc oxide. तो आंसर है केमिकल यूज टू ईच enamel is phosphoric acid. कौन सा कितना कंसनट्रेशन में यूज़ होता है? 35% में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Glasgow Coma Scale does not include options are best verbal response, blood pressure, best motor response और eye opening. तो Glasgow Coma Scale जो है it is a neurological scale है used to assess the level of consciousness in patient those with head injury और neurological disorder. तो जो Glasgow Coma Scale है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं eye opening, बेस्ट बबल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। तो सिर्फ एक नहीं होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता है ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथार्जी टेस्ट इज़ डन फॉर। पैथार्जी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? दुबेसिट्स डिसीज़, मिक्यूलिक्स डिसीज़, मैजिक सिंड्रोम, सटन्स डिसीज़। तो जो पैथार्जी टेस्ट है इट इज़ अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड इन dermatology to help in diagnose like the autoimmune disorder like Behçet's disease. Okay, Behçet's disease क्या होती है? It is a autoimmune condition होती है। क्यों हो जाती है? Because the inflammation in the blood vessels. Okay, किसके कारण हो जाती है? Because inflammation in the blood vessel throughout the body and it can affect the various part of the body including mouth, genitals, skin and eyes. इसकी मेथड क्या होती है पैथार्जी टेस्ट की? A small sterile needle is pricked into the patient's skin, usually in the forearm, and test is considered positive if the pricked area develop a sterile red, raised bumps or pustules. Okay, अगर ये कंडीशन आपको दिखती है तो it means within 24 to 48 hours, तो it means test is positive and it indicate the Behçet's disease. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर इज़। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर इज़, ब्लड सप्लाई जो है लिवर को वो डुअल ब्लड सप्लाई रिसीव करता है लिवर, जिसमें से 80% जो होती है वो वीनस होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। वो भी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास एंड स्प्लीन से। और जो 20% आर्टीरियल ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है जो कि हेपेटिक आर्टरी से मिलता है। ओके, तो ब्लड सप्लाई जो है लिवर को 80% वीनस होती है और 20% आर्टीरियल होती है। आर्टीरियल मतलब हेपेटिक आर्टरी और 80% वीनस मीन्स पोर्टल वेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड ऑन। ये तो आपको याद रखना है कि 31 मई को नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर एसोसिएटेड विथ एड्स इज। ऑप्शंस आर मेलेनोमा, कापोसी सार्कोमा, इविंग सार्कोमा एंड कार्सिनोमा। ये मैंने आपको लिस्ट दी हुई है जो कि एड्स के साथ कॉमन ट्यूमर कौन कौन से होते हैं। तो कापोसी सार्कोमा जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, देन नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा एंड देन इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? कापोसिस सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑडियो एनाल्जेसिया इज ऑल्सो नोन एज
ऑप्शंस आर हैंड ओवर माउथ एक्सरसाइज, वॉइस कंट्रोल, वाइट नॉइज या हिप्नोसिस। तो आंसर है वाइट नॉइज। वाइट नॉइज को ऑडियो एनाल्जेसिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग में जो है जिंक, कॉपर, क्रोमियम, सेलेनियम, मैग्नीज सारे जो हैं एसेंशियल होते हैं फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, बट जिंक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, जिंक जो है वुंड हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वुंड हीलिंग। बोन लॉस पैटर्न इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ इंफ्राबोनी पॉकेट। तो इसका आंसर है वर्टिकल। अगर इंफ्राबोनी पॉकेट है इट मीन्स वर्टिकल बोन लॉस हो रहा है। एडवांस पैरोडोंटाइटिस की कंडीशन आ जाती है ये। और अगर सुप्राबोनी पॉकेट बोला जाए तो इट मीन्स हॉरिजॉन्टल बोन लॉस हो रहा है। ओके, केस कंट्रोल स्टडी और ऑल्सो नोन एज, केस कंट्रोल स्टडी को और क्या कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव्स। रिट्रोस्पेक्टिव भी कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी को। ये क्या होता है, एक टाइप का ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन होता है इन एपिडेमियोलॉजी में। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्चर्स जो है वो कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल्स का विद द स्पेसिफिक कंडीशन और विदाउट द डिसीज़। मतलब दो टाइप में लोगों ये कंपेयर करते हैं कि जिनमें डिसीज़ है और जिनमें डिसीज़ नहीं है। तो रिसर्चर जो है वो रिसर्चर्स देन लुक बैक इन द टाइम टू कंपेयर हाउ द ग्रुप डिफर्ड। ओके, ये वापस जाके वो चेक करते हैं। तो इसलिए इसे क्योंकि बिकॉज द रिसर्चर देन लुक बैक इन द टाइम एंड कंपेयर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, because they analyze the data when they look back in the time. Okay, which of the following is known as gum stripper? Options are acrylic partial denture, gingival cord, removable plate और copper band. तो इसका आंसर है acrylic partial denture is known as a gum strippers या इन्हें इंटरम डेंचर भी कहते हैं। ये एक टाइप के टेम्पररी पार्शियल डेंचर होते हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड to fulfill aesthetic mastication or convince until a more definite form of the treatment can be rendered. Okay, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।